ओम। बहादुर बंदा बैरागी, प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह जी, लोकित प्रकाशन द्वारा रचित। अध्याय 6। मजहबी राजसत्ता किसी देश के लिए कभी मंगलकारी नहीं होता। ऐसे देश के लिए भी नहीं जहां अधिकांश लोग एक ही मजहब को मानने वाले हों। वहां उसी मजहब के स्वतंत्र रूप से चिंतन करने वाले और कुछ नया विचार देने वाले लोगों को राजसत्ता का कोपभाजन बनना पड़ता है, क्योंकि मजहबी राजसत्ता बहुधा अनुदार व संकीर्ण होती है। यदि किसी देश में कई धर्मों या संप्रदायों के लोग रहते हों तो वहाँ ऐसी राजसत्ता अत्यंत दुखद हो जाती है। निष्पक्षता के अभाव में राजसत्ता राजधर्म का सम्यक निर्वाह नहीं कर पाती और तब वो अत्याचार और शोषण का तंत्र बन जाती है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में मजहब और राजसत्ता के इसी गठजोड़ ने भारतीय समाज को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। नैतिक मान्यताओं एवं जीवन मूल्यों को क्षत विलच्छ कर दिया। धर्म अधर्म, अर्थ अनर्थ, पाप पुण्य और सत असत की परिभाषाएं ही बदल गई। भय, आतंक, हिंसा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावनाएं जन मन में इतनी गहराई तक बैठ गई कि समाज के सोच की दिशा प्रतिगामी हो गई। हिंसा और आतंक के तांडव के पलायन का प्रतिशोध के अतिरिक्त व्यक्ति के समझ कोई और मार्ग नहीं छोड़ा था। साहित्य, कला, संगीत, ज्ञान और विज्ञान के लिए कहीं कोई स्थान नहीं बचा था। बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए तो यह भयंकरतम त्रासदी का काल था। उन्हें अपने धर्म और ईमान की रक्षा करना कठिन हो गया। न चाहते हुए भी बड़ी संख्या में अपना धर्म त्याग कर मुसलमान बनने के लिए वे विवश हुए। अनेक लोगों ने संन्यास लेकर व बैरागी बनकर किसी प्रकार अपना धर्म बचाया। बड़ी संख्या में हिंदू अपने पैतृक निवास को छोड़कर अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों पर जा बसे। नदियों की घाटियों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र इनके शरण स्थल बने। अनेक परंपरागत कस्बे और गांव खंडहर हो गए। दुर्गम स्थानों पर जा बसे लोगों के पास वन्य पशुओं के मांस और वन्य उत्पादों के सहारे अपनी क्षुधा शांत करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही क्या था। फिर भी काम न चला तो आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करके अपना पेट पालना इनका व्यवसाय बन गया था। ऐसे में शिक्षा और संस्कारों के लिए स्थान ही कहाँ था। संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म और ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने वाले भारत में बर्बर कबीलाई अपसंस्कृति की फसल फलने फूलने लगी। आर्थिक दृष्टि से जर्जर ग्रामीण कृषक कमरतोड़ जर्जिया कर चुकाकर और अपमान सहकर अपना जीवन यापन करने को अभिशप्त हुए। जो लोग थोड़े शक्ति संपन्न या समर्थ थे वे प्रतिरोध की तैयारी में लग गए। लक्ष्मण देव का संबंध इसी वर्ग से था। तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक वातावरण से उसके अंदर एक वीर योद्धा बनने के भाव को जन्म दिया। बाबा जानकी दास के उपदेश के बाद तो एक कुशल योद्धा बनना उसके जीवन का चरम लक्ष्य बन गया। आखेट और युद्धाभ्यास करना ऐसे बचपन से ही प्रिय था। किशोर होने पर वह पूरे मनोयोग से इस कार्य में जुट गया। ध्येय निष्ठा उसके व्यक्तित्व का सहज गुण था। जिस काम में वो लगता उसे पूरी निष्ठा और मनोयोग के साथ करता था। भाला फेंकना, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, आखेट, मल्लयुद्ध और नियुद्ध सभी कामों में वह पूर्णता की ओर बढ़ता गया। पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, उबड़ खाबड़ कंटकाकीर्ण स्थानों पर दौड़ना, आखेट का पीछा करना और बिना बाण चलाए हिरणों के पीछे दौड़ते हुए उन्हें थकाकर पकड़ने का प्रयास करना उसके प्रिय खेल बन गए। आकाश में दूर उड़ते हुए पक्षी को बाण से भेदना,
रात्रि के गहन अंधकार में भी वान विद्या का अभ्यास करना उसका नित्य कर्म था। धनुष की धनुष के प्रत्यंचा पर एक साथ कई वानों का संधान कर उन्हें अलग अलग लक्ष्यों को भेदना उसके लिए एक सरल कार्य था। हाथों का प्रयोग किए बिना कैसे पैरों से धनुर्बाण चलाना और सही लक्ष्य भेदना उसने सीख लिया था। अभी उसकी आयु 14-15 वर्ष की ही हुई थी कि उसकी धनुर्विद्या की चर्चा आसपास के क्षेत्र में होने लगी। उत्सुकतावश लोग उसे तथा उसके कौशल को देखने चले आते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे युद्ध विद्या सिखाने वाला कोई एक गुरु न था। उसके पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य उसके गुरु थे, जिनसे उसने शस्त्र विद्या का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था। सतत अभ्यास और एकनिष्ठ साधना से वह नई नई कलाएं विकसित करता गया। पहाड़ी क्षेत्र, घने वन और वन्य जीवों का प्रचुरता से उसे युद्धाभ्यास के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर दिया था। 15-15, 20-20 लोगों से वह अकेला तलवारबाजी या युद्ध में विजयी बनकर निकलता। धनुर्विद्या में तो वह सैकड़ों से अकेला ही लोहा ले सकता था। लोग मान बैठे थे कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है, जिसके द्वारा वह असंभव कार्य भी कर लेता है। राजौरी के निकट पश्चिम की ओर वन कुछ अधिक घना था। इसका विस्तार भी काफ़ी दूर तक था। इन वनों के तथा नगर के बीच थोड़े से भाग को किसान ने साफ करके कुछ सीढ़ीदार खेत बना लिए थे। दिन के समय इक्के दुक्के किसान वहाँ खेती का काम करते देखे जा सकते थे, परंतु रात के समय उधर कोई जाता न था। नगर के पश्चिम की ओर मकानों के पास ही देवदार, चीड़ और फर के ऊंचे पुराने पेड़ों का एक झुरमुट था। दिन के समय तमाम बच्चे इनके नीचे खेला करते थे। रात्रि को अनेक पक्षी इस पर बसेरा करते थे। कुछ दिनों से एक उल्लू भी रात के समय वहां आकर बैठने लगा था। रात के घने अंधकार में अन्य पक्षी जब शांत होते थे तो उस उल्लू तरह तरह की बोलियां बोला करता था। निकटवर्ती घरों के लोग उसके बोलने से परेशान थे, क्योंकि घरों के निकट उल्लू का बोलना बहुत अनिष्टकारी समझा जाता है। अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त लोग कई बार पत्थर फेंककर उससे मुक्ति पाने का असफल प्रयास कर चुके थे, परंतु उल्लू वहां से भागने को जैसे तैयार ही नहीं था। रात के अंधेरे में वह किसी को दिखाई न देता था। हाँ, वह अवश्य ही सबको देखता होगा। क्यों न लक्ष्मण की सहायता ली जाए, वह रात के अंधेरे में भी अपने बाण से मार सकता है। लक्ष्मण के साथ रहने वाले एक युवक ने सुझाव दिया। अवश्य लक्ष्मण के लिए यह काम असंभव नहीं है, वह निश्चित रूप से इसे मार गिराएगा। कई लोगों ने एक साथ कहा। तो फिर लक्ष्मण को बुला लिया जाए, उसके कौशल की अच्छी परीक्षा तो हो जाएगी और उल्लू भी मर जाएगा, एक वृद्ध ने कहा। कई लोग इकट्ठे होकर लक्ष्मण देव के पास गए और उसे उल्लू के बोलने की बात बताई। तो बोलने दीजिए ना उसे, बेचारा किसी का क्या लेता है, लक्ष्मण ने कहा। नहीं पुत्र, उल्लू का बोलना बहुत अशुभ होता है। यह पक्षी जहाँ कहीं लगातार बोलता है वह स्थान वीरांग हो जाता है, इसलिए अगर तुम्हारे बस की बात हो तो उसे मार दो, वृद्ध ने कहा। उल्लू को मारना कौन सी बड़ी बात है बाबा, आपका आदेश है तो चलो आज ही मार देता हूँ, लक्ष्मण बोला। लेकिन पुत्र, अंधेरे में बिना देखे हुए उस पक्षी को मारना सचमुच बड़ा कठिन कार्य है। यह काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, वृद्ध ने आशंका जताई। उल्लू की आवाज़ ही पर्याप्त होगी बाबा, उसे देखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। आप निश्चिंत रहें, आज रात को ही उल्लू मारा जाएगा, यदि वह बोला तो, लक्ष्मण ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सभी लोग लौट आए और रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत से लोगों को भी पता चल गया कि घने अंधकार में पेड़ों पर छुपे हुए उल्लू को लक्ष्मण के द्वारा मारा जाएगा।
अतः तमाम लोग यह तमाशा देखने के लिए उस झुरमुट पर जा पहुँचे। परंतु यह क्या, घंटों प्रतीक्षा करने के बाद भी उल्लू उस रात नहीं बोला। इतने अधिक व्यक्तियों के वहां पहुंच जाने से उल्लू उस झुरमुट तक आया ही नहीं, वह कहीं दूर चला गया था। अधिक लोगों की उपस्थिति शायद उसे पसंद नहीं थी। लक्ष्मण और अन्य सभी लोग निराश होकर लौट गए। निश्चय किया गया कि अगली रात लोग झुरमुट के पास न जाएं और जब उल्लू बोलने लगे तभी लक्ष्मण को बुलाया जाए। ऐसा ही किया गया। सन्नाटा पाकर उल्लू फिर पेड़ों पर आ बैठा और नित्य की भांति अपने राग अलापने लगा। तुरंत लक्ष्मण को बुला लिया गया। पेड़ों के पास जाना ठीक नहीं, आज हम लोग पेड़ों के से थोड़ी दूरी पर ही रहेंगे, लक्ष्मण ने सुझाव दिया। सभी ने लक्ष्मण की बात को मान लिया और पेड़ों से दूर एक स्थान पर चुपचाप खड़े हो गए। उल्लू बोला तो सबने जैसे सांस लेना भी बंद कर दिया। लक्ष्मण लोगों के बीच से निकल कर आगे आया। उसने अपना धनुष संभाला और एक साधारण सा तीर तरकस से निकाल कर प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया। उल्लू फिर से बोला तो लक्ष्मण ने तुरंत अपना बाण छोड़ दिया। सनसनाता हुआ वह तीर ठीक निशाने पर लगा। लक्ष्मण ने अपने साथ खड़े लोगों से कहा, उल्लू मर गया, जाकर देख लो। तुरंत एक मशाल लाई गई। मशाल लेकर कई लोग झुरमुट की ओर दौड़े। लोगों ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वहां वृद्ध उल्लू पेड़ के नीचे पर पड़ा हुआ है। एक युवक ने उसे उठाया और लेकर अन्य लोगों के बीच आया। सभी लोग लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। लक्ष्मण ने वाण निकालकर उसमें लगे रक्त को साफ किया और वापस तरकस में रख लिया। उल्लू का मारना लक्ष्मण के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु उसकी चर्चा खूब हुई। राजौरी में ही नहीं अपितु आसपास के गांवों में भी रामलीला का प्रचलन उस समय तक पहाड़ी क्षेत्रों में हो चुका था। राजौरी में भी व्यापारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर वर्षों पहले रामलीला समिति बना ली थी। मुगल शासन के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद छोटे स्तर पर ही सही रामलीला का आयोजन प्रतिवर्ष होता था। इस वर्ष भी रामलीला की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। रामलीला समिति ने निर्णय लिया कि दशहरे पर रावण वध के पूर्व लक्ष्मण की शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कराया जाए और उपहार देकर सार्वजनिक रूप से उसका अभिनंदन किया जाए। यह उपहार क्या हो, इस पर चर्चा हुई, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। किसी ने कहा कि पुरस्कार के रूप में नगद राशि दी जाए। एक अन्य सदस्य का सुझाव था कि नगद राशि के साथ ढाल, तलवार तथा धनुष बाण जैसे कुछ अस्त्र भी भेंट किए जाएं। तय हुआ कि समिति के अध्यक्ष सेठ धर्मदास ही इस संबंध में जो उचित समझे करें। संयोगवश घोड़ों के व्यापारी नवी खां और गणी खां काबुल से घोड़े खरीदकर कुछ होते हुए राजौरी आकर रुके। काबुल उन दिनों अरबी घोड़ों की मशहूर मंडी थी। देश भर के राजे, महाराजे और नवाबों के नुमाइंदे वहां घोड़े खरीदने जाते थे। अनेक व्यापारी भी वहां पहुंचते थे। ये व्यापारी घोड़े खरीदकर लाते थे और ऊंची कीमत पर रजवाड़ों में बेचकर लाभ कमाते थे। रुहेला पठान, नवी खां और गनी खां घोड़ों के मशहूर व्यापारी थे। इन्हें घोड़ों की अच्छी परख थी और इनके द्वारा लाए गए उत्तम नस्ल के घोड़े उत्तर भारत के लगभग सभी राजवाड़ों में थे। घोड़ों के व्यापारियों के आने की सूचना मिलने पर सेठ धर्मदास के मन में विचार आया कि क्यों न एक अच्छा घोड़ा खरीदकर लक्ष्मण को उपहार में दिया जाए। परंतु उन्होंने अपने कुछ साथियों से संपर्क किया और उन्हें अपनी इच्छा बताई। सभी ने कहा, एक वीर के लिए सर्वोत्तम उपहार होगा। सेठ धर्मदास अपने कुछ साथियों के साथ व्यापारियों के डेरे पर गए और उन्होंने नवी खां से कहा, खान साहब, हम एक घोड़ा खरीदना चाहते हैं। आपके पास जो सबसे अच्छा घोड़ा हो वह दिखाइए। सबसे अच्छा घोड़ा, इतना कहकर नवी खां जोर से हंसा। खान साहब, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा, मुझे सचमुच घोड़ा चाहिए, सेठ धर्मदास ने गंभीर होकर कहा। सेठ ने
सेठ, ये घोड़े तुम्हारे मतलब के नहीं हैं। ये सब फौजी रिसालों के लिए अच्छी तरह फेरे हुए जंगी घोड़े हैं। इनको तो कोई सिपाहाल सालार ही अपने सेना के लिए खरीद सकता है। नबी खान ने सेठ को समझाते हुए कहा। सेठ जी बोले, हम जिस युवक के लिए घोड़ा खरीदना चाहते हैं वो किसी सुरमा या सिपाह सालार से कम नहीं है। आप दिखाइए तो सही। गुस्ताखी के लिए माफ़ चाहता हूँ सेठ, ये सारे घोड़े आपके सामने हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे पसंद कर लो। वैसे हमारे पास 2 ऐसे घोड़े हैं जिन पर हमारे साइज़ क्या हम भी सवारी नहीं कर पाते। जिस जाबाज नौजवान के लिए आप घोड़ा खरीदना चाहते हो वो अगर इनमें से किसी एक को भी काबू में करके सवारी कर ले तो हम उसके नजराने के तौर पर आधी कीमत छोड़ देंगे। सेठ धर्मदास और उनके साथी एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। थोड़ा सोचकर सेठ ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मण इस घोड़ों को काबू में कर लेगा, बस आपको बुलाना पड़ेगा। ज़रूर बुला लीजिए, उस नौजवान को देखकर हमें खुशी होगी। नबी खान ने उत्सुकतापूर्वक कहा। लक्ष्मण को बुला लिया गया। नबी खान ने नीचे से ऊपर तक लक्ष्मण पर एक नज़र डाली। सुंदर श्यामला रंग, सुगठित शरीर, लंबी पुष्ट भुजाएं, चौड़ी कंधे, उन्नत ललाट, रक्तम आभा से युक्त बड़े बड़े नेत्र, सिर पर लहराते हुए काले घने बाल। इस तेजस्वी युवक को देखकर नबी खान बोला, बहादुर नौजवान, हमारे पास ये 2 बेहतरीन अरबी घोड़े हैं, लेकिन ये किसी को सवारी नहीं करने देते। अगर तुम इनमें से किसी को भी काबू में करके सवारी कर लो तो हमको खुशी होगी। ये सेठ तुम्हारे लिए घोड़ा खरीदना चाहते हैं, हम सिर्फ आधी कीमत में ही वो घोड़ा बेच देंगे। ठीक है, आप लगाम और काठी मंगवाइए, मैं देखता हूँ कि घोड़ा मुझे अपनी पीठ पर पसंद करता है या नहीं। नबी खान का संकेत पाकर साइस लगाम और काठी उठा लाया और उसे घोड़े की पीठ पर रखने चला। लक्ष्मण ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, यह लगाम और काठी मुझे दो और तुम अलग हट जाओ। घोड़े पर काठी मैं स्वयं रखूंगा और इसे तंग को भी खींचूंगा। साइस ने लगाम और काठी लक्ष्मण को सौंप दी और स्वयं अलग हटकर देखने लगा। घोड़े के पास जाकर लक्ष्मण ने दाहिने हाथ से अपनी गर्दन को सहलाते हुए पीठ पर एक हल्की थपकी दी। घोड़े ने कनौटी बदलते हुए पूरी दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने लगाम उठाई और घोड़े के मुंह में पहना दी। घोड़े ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फिर काठी को उसकी पीठ पर रखकर तंग खींचना प्रारंभ किया। तंग खींचते समय घोड़े ने अपनी पीठ को हल्का झुलाया और फिर सीधा हो गया। लक्ष्मण ने घोड़े की सभी रस्सियां खोली। अपने एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में लगाम की बाग संभाले हुए लक्ष्मण 4 कदम घोड़े के साथ चला। सहसा उसने बाग छोड़ दी और एक हल्का चाबुक घोड़े के पिछले पुट्ठे पर जमाया। घोड़ा तेजी से उछला और पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर हिनहिनाया जैसे वह झुंझला रहा था। लक्ष्मण ने एक चाबुक और जमा दिया। दूसरा चाबुक खाकर घोड़े ने अपने दोनों अगले पैर जमीन पर टेकते हुए पिछली टांगों से एक तुलती झाड़ी और फिर सर पर दौड़ पड़ा। लक्ष्मण विद्युत गति से उसके पीछे दौड़ा और उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा बेतहाशा भागने लगा। लक्ष्मण ने अपनी दोनों टांगों को घोड़े के अगल बगल पूरे दबाव से जमा दिया। घोड़ा समझ गया कि आज उसकी पीठ पर बैठने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर बेतरतीब भागने के बाद घोड़ा सीधा होकर दौड़ने लगा। लक्ष्मण ने भरपूर एड़ लगाई और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। काफ़ी दूर निकलने के बाद लक्ष्मण ने घोड़े को पुचकारा, लगाम का इशारा किया और दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पर हल्की थपकी दी। घोड़ा धीमा होते होते रुक गया। लगाम के संकेत से ही लक्ष्मण ने उसके पीछे की ओर मोड़ा और फिर
एड़ लगा दी। घोड़ा फिर जैसे उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में लौट कर डेरे पर आ गया। घोड़े को रोककर लक्ष्मण नीचे उतरा तो नबी खां ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। लक्ष्मण को साथ लेकर नबी खान सेठ के पास आया और उसने कहा, सेठ, इस जाबाज नौजवान को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं पठान का बच्चा हूँ, बहादुरी की कद्र करना जानता हूँ। आप ये घोड़ा लक्ष्मण के लिए खरीदना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। आप ये तोहफा मेरी ओर से इस नौजवान को दे दो। सेठ घोड़े का मूल्य लेने का आग्रह करने लगे, किंतु नबी खान ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। नबी खान ने दूसरे घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके साथ का दूसरा घोड़ा अनंतपुर में अपने अजीज और सिखों के गुरु गोविंद राय की नज़र करूँगा। मुझे यकीन है वह भी इस सवारी करने में कामयाब होंगे। सेठ उस घोड़े को अपने घर ले आए और नबी खां अपने काफिले के साथ जम्मू की ओर रवाना हो गया। लक्ष्मण की लोकप्रियता में एक और अध्याय जुड़ गया। ओम नमस्कार। अध्याय 7 के साथ फिर मिलूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।